परम्यूटेशंस की बात कर ली, अब बात करने वाले हैं हम कॉम्बिनेशंस की। लेकिन अभी तक अगर वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इधर आई बटन पर क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाओ पहले वो देख के आओ। और जो देख चुके हैं उनके लिए वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज। शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर बुक, एक्सरसाइज 7.5। इसमें सबसे पहली बात तो आपको अपने से ये पूछना है, ये कॉम्बिनेशन भाई होता क्या है और ये परम्यूटेशन से डिफरेंट कैसे है। परम्यूटेशन जब मैंने आपको पढ़ाया तो एक बात बताई थी कि आप उसको एक उसका ऑल्टरनेट वर्ड लिख सकते हो अरेंजमेंट, वैसे ही कॉम्बिनेशन का आप एक ऑल्टरनेट वर्ड लिख सकते हो सिलेक्शन। अब सिलेक्शन और अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या है? सिलेक्शन में जो ऑर्डर होता है दैट डज नॉट मैटर। जब ऑर्डर मैटर ही नहीं करता तो जो हम ए बी सी बी ए सी लिख रहे थे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखो इसका एक लॉजिक, अगर आपके पास ये तीन लेटर्स थे ए बी एंड सी, आपको इनमें से सिर्फ दो लेटर सेलेक्ट करने थे। अगर दो लेटर आपको सेलेक्ट करने, आप सेलेक्ट कर सकते हो ए बी, ए सी एंड बी सी। बस सिलेक्शन हो गया, सारे यूनिक पॉसिबिलिटीज भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। और अगर इन्हीं को आपको अरेंज करना होता तो आपने अगर ए और बी लिया है तो ए पहले आया बी बाद में, तो बी और ए भी लिखते, सी और ए भी लिखते और सी और बी भी लिखते। तो ये आपके टोटल 6 अरेंजमेंट होते। लेकिन अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ ये 3 ही सिलेक्शन में आएगा, ये चीज नहीं आती है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है सिलेक्शन, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, यहां पे ये सेम चीज को डिनोट करता है। और आपको याद रहेगा होगा कि जब मैंने परम्यूटेशन में ए बी सी लिया था और जब इसको अरेंज किया था 6 वेज बने थे। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूं, तीन थे, तीनों को सेलेक्ट कर लिया। सो देयर इज ओनली वन वे, बाय सेलेक्टिंग ए बी सी। अब यहाँ पे आप ए बी सी लिखो, बी ए सी लिखो, सी ए बी लिखो, जैसा भी लिखना है वैसा लिखो, इन सबका मीनिंग एक ही है, विच इज जस्ट ए बी सी। देयर इज ओनली वन वे ऑफ सिलेक्टिंग ऑल द लेटर्स ऑफ ए बी सी। तो ये कॉम्बिनेशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एक्चुअल में होता क्या है, सिलेक्शन होता है। और याद रखना, जब भी आप कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को डील करते हो और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करोगे, तो आपको इस बात को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है दैट ऑल द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफरेंट। तो यहां पे एक फॉर्मूला बनता है व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट का, इसमें होता है एनसीआर। एनसीआर का जो मीनिंग होता है दैट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स। सेलेक्टिंग वर्ड लिखा है मैंने, आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ, आउट लिख लेते हैं, आउट ऑफ टोटल एंड डिस्टिंक्ट। दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलर ही चेंज कर देते हैं वर्ड का, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आप आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, तब आप एनसीआर लिखते हो। यहां पे भी वही चीज है, फॉर्मूला है। एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो परम्यूटेशन का भी फॉर्मूला है एंड यस है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा में क्या लिखना है, आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ये बन जाएगा आपका एनसीआर का फॉर्मूला। यहाँ पे भी दोनों एन और आर जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब होल नंबर होने चाहिए। एंड होल नंबर ही लिख लो, ज्यादा बेटर है, नहीं तो आप 0.1 भी लिख दो, क्या भरोसा आपका। एन और आर होल नंबर हो गए। और दूसरी चीज एन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये वाली चीज का हम यहाँ पे भी यूज कर रहे होंगे। तो ये एनसीआर का फॉर्मूला बनता है, इसी फॉर्मूले से हम पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इसका एक शॉर्टकट भी होता है ताकि आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाओ, उसको भी इसमें आज डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, एनसीआर लिखा है तो आर ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो फॉर्मूले का जो वैल्यू है वो है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये कंडीशंस याद रखना, और इस फॉर्मूले के कुछ और कोरोलरीज हैं उसको भी डायरेक्टली याद रख सकते हो। मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना हो 100 सी 98, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आप एनसीआर को एनसी एन माइनस आर भी लिख सकते हो। यू कैन ट्रीट इट एज थ्योरम नंबर 1। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, चाहे एनसीआर लिखो या एन माइनस आर लिखो। इसका फॉर्मूला आप सब जानते हो, भी लिखा है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। अगर इस चीज को भी वहीं पे करोगे तो एन फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज आएगा, एन माइनस आर मतलब एन माइनस आर फैक्टोरियल, और जो ये लिखा है उसको लिख लेते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आप सिंप्लीफाई करोगे एन फैक्टोरियल, यहां से तुमको एन माइनस एन कट गया, आर पॉजिटिव हो गया, आर फैक्टोरियल दे देगा, और यहां से भी एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो एग्जैक्टली एनसीआर का ही फॉर्मूला होता है।
सो इस पूरी डिस्कशन में तुमको खाली ये बात याद रखनी है, अगर NCR लिखा है तो आप उसको NCN-R भी लिख सकते हो फॉर इजियर कैलकुलेशन। दूसरा थ्योरम ये कहता है कि, या कोरोलरी इसको बोल सकते हो, जो फॉर्मूले से डिराइव होती है, अगर आपके पास NCA लिखा है और इधर NCB लिखा है तो एक तो स्पेसिफिक कंडीशन रहती है कि A इक्वल्स टू बी, एक कंडीशन A इक्वल्स टू बी रहेगी, लेकिन व्हाट इफ A और B बराबर ना हुआ, होता भी है कि कभी कभी A और B बराबर नहीं होता, तो या तो A B के बराबर होगा या फिर बराबर नहीं है तो A प्लस B जो है यानी इसका वैल्यू दिस विल डेफिनेटली एड अप टू n, ये भी इसी का एक्सटेंशन बन जाता है। तो ये सेकंड थ्योरम भी याद रखना। तो ये फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम यू हैव टू रिमेंबर एज इट इज, और इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी आती है एक्सरसाइज 7.5 जिसमें हमको ये सारी वैल्यूज को इवैल्यूएट करना है। अब इवैल्यूएट करने आप जाते हो, इससे पहला पार्ट लिखा है पहले क्वेश्चन का 15C11। फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस के लिए रहे। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर, मतलब ऊपर से नीचे को माइनस करके फैक्टोरियल, और जो नीचे था उसका भी फैक्टोरियल लिखना पड़ता है डिवीजन में, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। तो अगर मैं उसको मैच करूंगा इससे तो 15 फैक्टोरियल 15 माइनस 11 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल, ये नंबर आपको दिखेगा। तो 15 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखेंगे, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल, एक एक लेस करते जाते हैं जो फैक्टोरियल नोटेशन में समझाया था। ये हो जाता है 4 3 2 1 और इंटू में 11 फैक्टोरियल, तो ऊपर नीचे 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 4 इंटू 3 12 से कट जाएगा, 2 इससे कट के 7 आ जाएगा, 13 7 से 91 और 91 इंटू 15 आपको कैलकुलेट करना रहेगा, वो आप आराम से कर सकते हो 91 इंटू 15। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे 91 15 तो ये आ जाएगा 545 एंड यहाँ पे 1 एंड 9, तो 5 6 एंड 13, 1365 विल बी योर आंसर, 1365, है ना सिंपल। तो इस तरीके से आपको पूरे सब कुछ कैलकुलेट कर लेना है। सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट में लिखा है 100C98, तो 100C98 कैलकुलेट करना है। तो 100C98 के लिए 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की 100 माइनस 98। अब बार बार फॉर्मूला क्या लिखा जाए, यहाँ पे 98 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 99 इंटू 98 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 98 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50, या उसको अगर आपको वो करना हो जैसे भी आप सिंप्लीफाई करो, आंसर तो देखो सबसे आएगा। अगर मैं इसको काट दूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 49.9, 49.5। अगर ये 49.5 है, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4950 मिल जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। तो कैलकुलेशन इज ऑल अप टू यू, लेकिन हमेशा याद रखना दिस विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ही मिलना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कॉम्बिनेशन का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर इकलौता कॉम्बिनेशन है, समथिंग अपॉन समथिंग नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव होल नंबर ही मिलता है, होल नंबर मिलता है, तो दिस विल बी योर आंसर। इसका थर्ड पार्ट आप कर सकते हो 52C52। तो इस बात को भी आप एज अ कोरोलरी ट्रीट कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपके पास NC0 दिया हो, NC0 का मतलब होता है 1, ठीक है, हमेशा याद रखना NC0 का मतलब 1 होता है, NC1 का मतलब n होता है और NCN का मतलब भी 1 होता है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको याद रखनी है एज इट इज, आपका क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, selecting 0 thing out of n thing there is only one way, selecting 1 things out of n thing there are n number of ways, and selecting all the things out of n things which is just 1, कि आपने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, जो 3C3 वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा, मैंने अभी आपको डायरेक्टली समझा दिया। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे, 2C0 3C1 4C2। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो क्या हर बार आपको फॉर्मूला लगाना है? नहीं, एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपको बताने जा रहा हूं, वो जुगाड़ हमेशा याद रखना। अगर आपके पास ये NCR लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1, ये आपको r टाइम्स लिख देना है, मतलब जो भी सबस्क्रिप्ट में दिया होगा उतनी बार लिख देना, एक एक लेस करके, और नीचे आपको r का फैक्टोरियल लिख देना है, सिंपल एज दैट। r फैक्टोरियल जो भी नीचे था और उसको सिर्फ r टाइम्स ही लिखना है। जैसे इसमें 2C0, अब मैंने याद कराया 2C0 तो बेटा 1 ही होता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका 19C17 का, तो क्या सर 19 इंटू 18 इंटू 17 ये 17 बार लिखना है? नहीं, 19C17 को आप 19C2 भी लिख सकते हो, रिमेंबर दैट कोरोलरी 1, ये चीज समझाई थी ना, NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R भी होता है। तो
साथ साथ उसको ये पेयर कर लो और सारे फॉर्मूलेस को भी एक साथ दिमाग में रखो। इसका जो पहला पार्ट है आपको दे देगा 2C0 की वैल्यू 1 होती है, 3C1 की वैल्यू 3 होती है, और 4C2 आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये कैसे कैलकुलेट किया, 4 इंटू 3, 4 को 2 बार लेस करके लिखा, 4 और 3 दो आ गए, नीचे जो भी सबस्क्रिप्ट था उसका फैक्टोरियल लिख दिया, तो 2 इंटू 1, तो उसका मैंने यहाँ पे यूज किया, तो ये हो जाएगा 6। तो 1 प्लस 3 प्लस 6, द आंसर इज 10। ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से। इसमें फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला की आपको इसमें जरूरत है नहीं, आपकी बुक में दिया भी नहीं है, दिया होता तो एक बार सोचते भी, वो आप कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे दिया है 19C17 प्लस 19C18। तो सेकेंड पार्ट को ध्यान से समझो, आपको 19C17 दिया था और 19C18 दिया था, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस व्हाट आई कैन डू इज मैं 19C2 लिख सकता हूँ और 19C1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा वो 19 के बराबर होना चाहिए, या फिर ऐसा बोलो NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। इसको एक स्टेप आपको और दिखा देता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 19C 19 माइनस 17 प्लस 19C 19 माइनस 18, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब 19C2 कैलकुलेट करने के लिए 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 करो, प्लस 19 कर दो, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे 9 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ओवरऑल आपका आंसर 190। तो कैलकुलेशन इज इन योर हैंड्स, जैसे भी आपको सिंपल लगे आप कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको ये वैल्यू दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n, मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, और आपको अभी मैंने बताया था कि NCA और NCB अगर लिखा है तो इसमें दो मतलब होते हैं, इधर A और B आपस में बराबर होते हैं, या फिर A प्लस B की जो वैल्यू है वो एड अप होती है n के बराबर। तो पहले हम देखते हैं, ये वही स्ट्रक्चर है, ऊपर n सेम था, तो देयरफॉर n प्लस 7 इक्वल्स टू 4n माइनस 2, और लिखना, और ये भी लिखना कि n प्लस 7 प्लस 4n माइनस 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 35। तो दोनों ही केस आपको लेके चलने हैं, जो यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, n को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 4n माइनस n 3n, 2 को इधर भेजा 9 हो गया, यहाँ से आपको n मिल जाएगा 3, जो कि ठीक भी है। n यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू नहीं है, नीचे इसकी जगह पे आप लिख रहे हो। दूसरा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 5n प्लस 5 इज इक्वल्स टू 35, और यहां से मिल जाएगा 5n इज इक्वल्स टू 30 और n इज इक्वल्स टू 6। तो n की वैल्यू 3 आ गई और 6 आ गई। ये n सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, वो तो 35 था, ये n एक प्लेस होल्डर है r की जगह पे, उसको आप मान सकते हो। तो 3 और 6 विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने बोला है NC10 NC12 के बराबर है, फाइंड NC3। तो पहले तो n निकालना पड़ेगा। इफ NC10 इज इक्वल्स टू NC12, अब तुम ये तो बोलोगे नहीं कि 10 और 12 के बराबर है, 10 और 12 के आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे। देयरफॉर आपको कंफर्म है कि जो ये सुपरस्क्रिप्ट है, दिस विल बी द सम ऑफ द इक्वालिटी जो सबस्क्रिप्ट्स हैं। तो n की वैल्यू आ जाएगी 22, यू नीड टू फाइंड 22C3। अभी ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, आपको फॉर्मूला यूज करना यू कैन, बट आपको क्या लिखना है, 22 इंटू 21 इंटू 20, डायरेक्टली 22 से शुरू करेंगे, एक एक लेस करके लिखना है। कितने टर्म्स लिखने हैं, जितने सुपरस्क्रिप्ट में 3 दिए तो 3 टर्म्स लिख लिए। नीचे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल 3 2 1, तो यहां से कैंसिल करोगे 7 आएगा, यहां से कैंसिल करोगे तो 10 आएगा। और अगर सिंप्लीफाई करना है, देखो 10, हाँ चलो 10 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 22 इंटू 7 इज 154। अब 154 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1540 विल बी योर आंसर। ये हो जाएगा आपका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में भी इन्होंने बोला है कि 16CR विल बी इक्वल्स टू 16CR प्लस 2। देख के ही समझ में आ रहा है कि जो सबस्क्रिप्ट है वो इक्वल तो नहीं है, एक R है एक R प्लस 2 है। तो अगर ये चीज इक्वल नहीं है, यानी कि R प्लस R प्लस 2, ये वैल्यू इक्वल टू 16 होनी चाहिए जो सुपरस्क्रिप्ट है। तो 2R प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16, और 2R की वैल्यू 14 और R की वैल्यू आ जाएगी 7। जैसे आपको R 7 मिल गया, हमें फाइंड करना है 7C4। अब 7C4 कैलकुलेट करना था, तो 7C4 इक्वल्स टू 7C3 भी बोल सकते हो। क्यों, NCR NCN माइनस R, 7 माइनस 4 3 हो जाता है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 2 1, तो ये 3 2 से 6 कट जाएगा, 7 5 से 35 आ जाएगा, एंड ये क्वेश्चन भी हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन के आपकी बुक में दे रखे हैं। फिर आता है ये वाला,
NPR अगर 720 इंटू NCR है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। सबसे आसान क्वेश्चन, आपको फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। NPR लिखते हो तो n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल लिखते हो कि नहीं लिखते हो, इक्वल्स टू 720 इंटू NCR को n फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल, और आप r का फैक्टोरियल बोलते हो। तो यहां से n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर से r फैक्टोरियल आ जाएगा लेफ्ट साइड में, इक्वल्स टू 720। अब किस नंबर का फैक्टोरियल 720 होता है? यस, 6 का। तो आपको एक स्टेप बस और लिखना है, 720 को आप 6 फैक्टोरियल लिखोगे, फिर यहां से इंप्लाई करोगे कि जो r है वो 6 है, ठीक है। वहां पे इक्वेशन बनाने लगना 6th पावर वाली, वरना आपका कट जाएगा मार्क्स। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू है। अभी तक तो आपको बस प्रैक्टिस करा रहे थे कि आप फॉर्मूले से यूज्ड टू हो जाओ। यहां से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हाउ मेनी सेलेक्शंस ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स। तो पहले पार्ट में तो इन्होंने बोला बेटा 8C4 निकाल दो। अब 8C4 निकालने का तरीका 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आपको कुछ खास जरूरत है नहीं लिखने की। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहां से मिलेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। एक 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 4 3 2 1 लिख लेते हैं, और एक 4 फैक्टोरियल को एज इट इज छोड़ के काट देते हैं इससे। तो यहां से 4 2 8 हो गया और 3 2 6 हो गया। तो आंसर आ जाएगा आपका 70। तो देयर आर 70 वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 बुक्स फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स। सेकेंड पार्ट में बोला गया है हाउ द सिलेक्शन ऑफ 9 स्टैम्प्स कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट स्टैम्प्स। मतलब आपको 11 में से 9 स्टैम्प्स लेने थे। अब आपको 11C9 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप 11C2 भी कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर। तो यहां से मिल जाएगा 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। दो टर्म्स लिखने थे क्योंकि नीचे 2 था, शुरुआत 11 से करनी थी। यहाँ पे काटोगे तो आ जाएगा 55 वेज। तो 55 ways are there in which you can select 9 stamps out of 11 different stamps. So ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, which is question number 7. A baseball team has 13 members. How many lineups of 9 players are possible? The position of each member in the lineup is not important. तो कौन आगे कौन पीछे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उन मेंबर्स को सेलेक्ट करना है। तो पहले पार्ट में इन्होंने बोला कि भाई 13 में से 9 प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लो। अब कैलकुलेशन देखो आपके हाथ में, आप 13C4 लिख लो और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13 12 11 10, 13 से शुरू करेंगे, 4 टर्म्स लिखेंगे। उसके बाद आपको 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 और 1 लिखना था। 4 3 12 कट गया, 2 से ये आपका 5 आ गया। तो 55 इंटू 13, या ऐसे समझ लो 143 इंटू 5, 143 इंटू 5 कर लेते हैं। 5 3 15, 4 20, 1 करोगे 21, 5 1 5 7, 715 वेज विल बी देयर। ठीक है, 715 तरीके होंगे टू डू दिस सिलेक्शन ऑफ द बेसबॉल टीम। सेकेंड पार्ट में बोला गया है 12% मीट इन अ रूम एंड ईच शेक्स हैंड with all the others, find the number of handshake. भाई 12 लोग मिलते हैं, आप एक दूसरे से मिलते हो, 2 लोग अगर मिलते हैं हैंडशेक करते हैं तो एक ही हैंडशेक होता है। अब ऐसा नहीं कि वो लेफ्ट हैंड से आपका लेफ्ट हैंड मिला रहा है, राइट हैंड से राइट, ऐसा तो नहीं होता ना। हैंडशेक तो एक ही बार करते हो। तो हैंडशेक का मतलब क्या होता है, जितने भी लोग हैं वो, और एक हैंडशेक के लिए आपको 2 लोग रिक्वायर्ड होते हैं। एक हैंडशेक के लिए 2 लोग रिक्वायर्ड हैं। अकेला बंदा क्या हैंडशेक कर सकता है खुद से? आप बोलोगे सर यस ये देखो हो गया, बट वो पॉसिबल नहीं है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, तो उसके हिसाब से आपको डील करना है। क्वेश्चन में दिया है 12 लोग हैं और आपको हैंडशेक कराना है, और एक हैंडशेक के लिए आपको 2 लोग चाहिए, इसीलिए 12C2 लिखा। अब 12C2 को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, इसको काट दोगे तो टोटल आपके पास 66 हैंडशेक्स हो जाएंगे। एंड यू आर डन। ये हो गया 7th क्वेश्चन भी खत्म। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। बच्चों बात समझो, पहले पार्ट में आपके पास 9 कोर्सेज जरूर थे, उसमें से आपको 5 चूज करने थे, लेकिन वो 5 आपकी कंप्लीट चॉइस नहीं थी। 9 में से 2 फिक्स कर दिए आपके, मतलब 5 जो आपको चूज करने थे उसमें 2 इज ऑलरेडी चोजन फॉर यू, बचे 3। अब वो 3 जो सिलेक्ट करोगे, अब वो जो 3 आप सिलेक्ट करोगे वो 9 में से नहीं करोगे क्योंकि 2 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब समझने वाली बात ये है 9 - 2 आपके पास टोटल
जो ऑप्शंस बचे हैं वो 7 बचे हैं और 5 - 2 आपके पास 3, तो आपको 7 में से सिर्फ 3 ही कोड सेलेक्ट करने हैं, विच इज 7 6 5 3 2 एंड 1। 3 2 से 6 कट जाएगा, 7 5 35 आ जाएगा एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 7C3 क्यों किया, 9C5 क्यों नहीं किया, उसका रीजन समझ में आया? क्योंकि दो कोर्सेस आपके लिए ऑलरेडी चोजन थे, वो कंपलसरी थे, और जो कंपलसरी होंगे वो पहले से फिक्स होंगे, सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम होंगे, और हर स्टूडेंट के पास 35 ऑप्शंस होंगे टू चूज फ्रॉम द रिमेनिंग कोर्सेस। सेकेंड पार्ट में बोला गया है हाउ मेनी डिफरेंट कमिटी ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज कैन बी चोजन फ्रॉम 7 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। आपको एक कमेटी बनानी, इसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हो, एग्जैक्टली यही कमेटी होनी चाहिए, और 3 लड़कियां इन 7 डिफरेंट लड़कियों में से आएंगी और 2 लड़के 5 लड़कों में से आएंगे, लेकिन इन दोनों का जो सिलेक्शन एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर लड़कियों में ए आया है और आपके पास ऑप्शन है बॉयज के PQR, तो ए के साथ P, ए के साथ Q और ए के साथ R भी आ सकता है, तो 3 बन गए। दूसरी लड़की के साथ भी वही PQR, तीसरी लड़की के साथ, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, मल्टीप्लीकेशन करते हो, लेकिन सिलेक्शन किसका कर रहे हो वो देखना है। तो 7 लड़कियों में से आपको 3 लड़कियां चूज करनी थी, तो आप लिखोगे 7C3। 7 लड़कियों में 3 लड़की हमने यहाँ चूज कर ली। 5 लड़कों में 2 बॉयज चूज करने थे, तो आप लिखोगे 5C2। इसके सिलेक्शन का इस पे असर पड़ रहा है ना, कमिटी बना रहे हो तो असर तो पड़ेगा, तो आप करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब 7C3 को कैलकुलेट करने के लिए 765 डिवाइडेड बाय 3 to 1 आता है, और 5C2 को कैलकुलेट करने के लिए 5 into 4 डिवाइडेड बाय 2 into 1 आता है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 से 6 कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, तो 7 5 35 और 5 into 2 10 होता है, तो आ जाएगा आपके पास 350 ways टू सेलेक्ट दैट कमिटी। है ना आसान? बस ये सिलेक्शन मल्टीप्लाई क्यों हुआ वो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं देखा है तो ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, देखा है तो इट्स अ किड्स प्ले फॉर यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें बोला गया बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लॉट assuming that balls of the same color are indistinguishable। अब 5 में से आपको 2 बॉल्स को चूज करना है, तो 5C, वो कोई भी बॉल आप चूज करो, क्या फर्क पड़ता है, तो आप 5C2 लिख दोगे। 5 में से कोई भी 2 बॉल, अब इनका ऑर्डर क्योंकि मैटर नहीं करता तो आप 5C2 डायरेक्टली लिख सकते हो, और 6 रेड बॉल्स थी तो आप 6C2 लिखोगे। 5C2 इज 5 into 4 डिवाइडेड बाई 2 into 1, और 6C2 इज ऑल्सो 6 into 5 डिवाइडेड बाई 2 into 1। 2 2 से कट जाएगा, 5 6 30, 35 150, तो आंसर हो जाएगा देयर आर 150 वेज। खत्म क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में बोला गया है अ बुक शेल्फ कंटेन्स 7 डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स, 5 different physics books, how many groups of 3 mathematics and 3 books can be selected। सिलेक्शन की ही बात है, तो 7 में से 3 मैथ्स बुक उठा ली और 5 में से 3 फिजिक्स बुक उठा ली। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, 7 into 6 into 5 डिवाइडेड बाई 3 to 1 into 5C3 को आप 5C2 भी लिख सकते हो, 5C लिखा भी रहने दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 4 3 3 2 1 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 2, यहाँ से 3 2 6, 7 5 35, 35 into 10, 350 वेज आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने विद इन 2 मिनट्स कंप्लीट कर दिया। बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन के तरफ इस वीडियो के, और ये भी कार्ड्स के ऊपर बेस्ड है। कार्ड्स पे मैं और भी बातें करूंगा प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमें कार्ड से मतलब नहीं कितने सूट्स होते हैं, क्या होता है, कुछ मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है 52 कार्ड्स होते हैं और वही क्वेश्चन दिया है। What is the number of ways of choosing 2 red cards from a pack of 52 cards? Remember, they are saying 2 red cards. हमें red cards choose करने हैं। तो आप यहाँ पे अगर 52C2 लिखोगे तो आप गलत कर दोगे, ब्लंडर कर दोगे, क्योंकि 50 सवाल था रेड, 2 रेड कार्ड्स होने चाहिए। अगर आपने 52C2 किया तो इसमें ब्लैक कार्ड भी आ सकता है, रेड ब्लैक भी आ सकता है और दोनों रेड भी आ सकते हैं। यस, 2 रेड तो आ जाएंगे, लेकिन उस ब्लैक तो नहीं चाहिए ना अपने को चाहिए 2 रेड कार्ड्स। और 52 कार्ड्स में से अभी के लिए बस आपको ये समझना है कि 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड कार्ड्स। इस तरीके से आपके पास 2 डिस्टिंग्विश कलर्स होते हैं। अगर ब्लैक कार्ड में देखा जाए तो 2 सूट्स होते हैं, उन सूट्स को आप कहते हो क्लब्स और स्पेड्स, और रेड में देखोगे तो वो कहलाते हैं डायमंड्स एंड हार्ट्स। मोर ऑन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो जो हम प्रोबेबिलिटी पे करेंगे। अभी 26 रेड कार्ड जो है हमें उससे मतलब है,
तो इन 26 रेड कार्ड में से आपको 2 कार्ड चूज कर लेने हैं, वो 2 कोई भी हो, बस रेड होने चाहिए थे, इसलिए 26C2 किया। तो आप लिखोगे 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू 13, और 13 इंटू 25 कैलकुलेट करना है, वो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 25 इंटू 10 250, 25 3 75, तो 325 आपको टोटल कार्ड्स मिल जाएंगे। 250 plus 75 is yes 325 ways are there to select 2 red cards। रेड वर्ड यहाँ पे छुपा दिया था इन्होंने इस तरीके से कि आप उसको इग्नोर कर जाओ। तो आई होप आप समझ में आ गया कि क्या गलती हो सकती थी। सेकंड में बोला गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 पिक्चर कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। यहाँ पे भी घुमा दिया, क्यों घुमा दिया? सवाल किस पे है? पिक्चर कार्ड्स पे है। अब पिक्चर कार्ड्स कौन से होते हैं? वो किंग, क्वीन और जैक वाले। तो किंग, क्वीन, जैक को ही आप पिक्चर, जिसमें पिक्चर बनी रहती है बढ़िया सी यार, वही पिक्चर कार्ड्स हो गए। सो हर सूट में ये जो आपने क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट लिखा, हर उसमें एक आपके पास जैक होता है, क्वीन होती है और किंग होता है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी सूट देयर इज। तो देयर आर ओनली 12 पिक्चर कार्ड्स, देयर आर ओनली 12 पिक्चर कार्ड्स। अब आपके पास अगर 12 पिक्चर कार्ड्स हैं, उसमें से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, तो आप 12C3 लिखोगे, विच इज 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 2 एंड 1। 3 2 से 6 आ जाएगा, और 66 इंटू 10 इज 660 वेज। और इसी के साथ आपने क्वेश्चन को कर लिया खत्म। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना कि वो क्वेश्चन सवाल कर क्या रहा है। अगर आपने डायरेक्टली 52 लिखा होता, आप कितना बड़ा ब्लंडर करते, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से रीड करना होता है और कामली क्वेश्चन को आंसर करना होता है। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके साथ चैप्टर भी खत्म परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। अगले वीडियो में बात करेंगे किसी नए चैप्टर की। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।